आपका चुनाव नरेश कुर्सी के लिए था, विधायक का चुनाव लड़ने के लिए था, या फिर भाया को हराने के लिए? मेरा चुनाव तो ये तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। शकुनी कौन? मौर्य तो बोल गया, मौर्य को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर कांग्रेस को जिंदा रखना है 2028 तक तो मौर्य को इस्तीफा देना पड़ेगा। हाड़ौती के जो भ्रष्टाचार फैला रखा जिन नेताओं ने, जो नेता यहाँ की जनता को अपना गुलाम मानते हैं, उन नेताओं को जब तक विधानसभा लोकसभा में जाने से नहीं रोक दूंगा, जब तक मैं लड़ता रहूंगा। अगर परिणाम आपके विपरीत आता है तो आपने छबड़ा, देवली उनियारा और अंता अगला चुनाव 28 का कहां से लड़ेंगे? खुली चेतावनी, अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया तो भ्रष्टाचारियों को अंता की धरती पर नहीं रहने दूंगा, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो। आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का तो जिक्र किया था, लेकिन शकुनी कौन बनेगा? शकुनी तो कौन है यार वो? और मौर्य के साथ साथ यहाँ लाला का छोरा वो भी गया काम से। अब उसकी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, वो मर चुका, अब क्या बात करें उसकी। जो मेरे लिए कह रहा है अशोक चांदना, उसने एक एक्शन के साथ मारपीट करी। मीणा समाज की एक एक्शन है जिसके साथ मारपीट करी, लेकिन फिर भी मीणा समाज ने भाईचारे को कायम रखा और उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हुए पिछले चुनाव में उसको चुनाव बड़े वोटों से जिता के भेजा। और उसका उसने ये एहसान दिया मीणा समाज को कि उसने मुझे हरवाने के लिए, प्रमोद जैन भाया को जिताने के लिए पूरी ताकत यहाँ लगाई। अब ये उसका समय था, लेकिन अगर समय आपका आ गया तो क्या परिणाम? अंता की सियासत का खेल वही पुराना था, लेकिन मोहरे नए निकल आए। एक तरफ सत्ता संगठन था, एक तरफ पावर था और एक तरफ माहौल। अब अंता की जनता ने यह फैसला कर लिया कि 2.5 साल में वो किसे चुनेगी। 11 तारीख को मतदान हो चुका। इंतजार अब इस बात का है कि 14 तारीख आ जाए और परिणाम नतीजों में बदल जाए। आज मेरे साथ एक शख्स है, वो इतना क्रांतिकारी है कि बागी होकर 2 साल में 3 चुनाव लड़ गया। राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने गया था, कौन जानता था कि 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ लेगा, वो भी निर्दलीय। नरेश मीणा नाम से आप वाकिफ हैं। नरेश, अब तो बड़े बड़े इंट्रो आपके देने ही मतलब समय की बर्बादी है। कैसे लड़ा चुनाव, कैसे देखा चुनाव? मैंने पहले भी कहा, चुनाव में नहीं लड़ा, चुनाव अंता की जनता लड़ी, जो यहाँ की राजनीति से पीड़ित थी। किसानों की जो हालत बेहाल थी और जिनका राजनीति से भरोसा उठ गया था कि राजनीति में जो लोगों को मतदान देते थे, वोट देते थे, उनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर रहे थे। ऐसे में पूरी अंता की जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मैंने नारा दिया उसके साथ खड़ा होकर मेरे पिछले 25 साल के संघर्ष को देखते हुए मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया और जनता ने ही चुनाव लड़ा। और मैं उसके लिए एक तरफ सिस्टम था, एक तरफ संगठन था, एक तरफ पैसा था और एक तरफ एक नौजवान का माहौल था। देखिए, धन बल, बाहुबल, सत्ता, सारी ताकतें एक साथ थी और मैं अकेला था, लेकिन मेरे साथ जनता का आशीर्वाद था। और लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, जनता ही सब कुछ है। तो जनता ने उन सबको छोटा कर दिया, धन बल, बाहुबल, सभी तरह की ताकतों को जनता ने छोटा करते हुए मेरा साथ दिया। अब ये सवाल तो हम नहीं करेंगे आपसे कि आप चुनाव जीत रहे हो या हार रहे हो, क्योंकि जो भी उम्मीदवार है वो कह रहा है चुनाव तो मैं जीत रहा हूँ। मैं कभी भी तीसरा चुनाव लड़ा हूँ। मैंने छात्र राजनीति में भी चुनाव लड़े हैं, जिला परिषद का चुनाव भी मैं जीता हूँ। मैंने कभी भी चुनाव होने के बाद ये कभी दावा नहीं करता कि मैं चुनाव जीतूंगा। अब ये मेरा काम था मेहनत करना, वो हमने भरपूर मेहनत की, मेरे पूरे साथियों ने मेहनत की। अब जो रिजल्ट आएगा, मैं ईश्वर के दरबार में बाबा श्याम के अपने ही पीछे हैं, खड़े हैं। तो बिल्कुल नीली छतरी वाला जो अब करेगा, उसने जो लिख दिया होगा, जो पेटी में मतपत्र बंद है, वो जो निकलेंगे, जिसके पक्ष में निकलेंगे, वो चुनाव जीतेगा। लेकिन एक चुनाव में आपने ये भी बड़ा दिलचस्प बनाया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को 2 बार आना पड़ा एक ही प्रत्याशी के लिए, महज 2-3 दिन के अंदर, यानी कि जयपुर टू अंता लगा रहा। देखिए, क्या चुनाव फंसा हुआ था? देखिए, हाड़ौती की राजनीति में बरसों से जो लोग छत्र बनकर बैठ गए, जिन्होंने पूरी हाड़ौती की राजनीति को अपनी मुट्ठी में ले लिए, इस चुनाव से उनके अस्तित्व को खतरा है। और जब उनका अस्तित्व बचाने का था तो उन्होंने पूरी ताकतें लगाई। अशोक गहलोत साहब को भी बुलाया, मुख्यमंत्री जी को बुलाया, वो आए नहीं, बुलाया गया। उन पर भी दबाव था कि नहीं, आपको आना ही पड़ेगा, और आए। लेकिन उनके स्टेटमेंट मुझे तो कहीं ऐसा नज़र नहीं आया कि चाहे वो किसी भी नेता का हो,
कि उन्होंने मेरे लिए विशेष कोई नुकसान करने वाले स्टेटमेंट दिए हों। हाँ, लेकिन जो हाड़ौती के नेता थे, जो पर्दे के पीछे से जैसे काम कर रहे थे, ओम बिरला, उन्होंने प्रमोद जैन भाया के साथ पूरी ताकत लगाई। उनके जो नज़दीक थे, जो दोनों मंत्री हीरालाल जी नागर बिरला के नज़दीक थे, मदन जी दिला और ब्राह्मण मंडी कोटा से आते हैं, वो भी यहाँ नहीं आए, हीरालाल जी नागर भी नहीं आए, और उनकी पूरी सेना यहाँ लगी हुई थी। प्रमोद जैन भाया, किरोड़ी लाल मीणा भी नहीं आए। किरोड़ी लाल जी ओम बिरला के साथ 2 दिन कोटा में रहे, 2 दिन कोटा में ओम बिरला जी के साथ रहे, नहीं आए तो मैं भी उनको धन्यवाद दूंगा, लेकिन वो भाजपा का प्रचार करने नहीं आए, क्योंकि डर था ये इस बात का, क्योंकि बीजेपी में एक जो ओम बिरला जो ग्रुप था, ओम बिरला के साथ जितने भी नज़दीक लोग थे बीजेपी में, वो सब प्रमोद जैन भाया के साथ यहाँ खड़े थे। और वसुंधरा जी का जो ग्रुप था, वो पूरी तरह से मोरपाल जी के साथ था। उन्होंने चुनाव और मोरपाल जी नहीं लड़ रहे थे, चुनाव वसुंधरा जी लड़ रहे थे। ये तो हम भी बता रहे हैं कि चुनाव मोरपाल लड़ी नहीं रहा था। 4 तारीख से पहले उम्मीदवार थे और 4 तारीख बाद कमान संभाली वसुंधरा राजे ने, और वसुंधरा राजे बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर मान सकते हैं। भजन लाल जी जो आए, वो संगठनात्मक तौर पर जो भी उनकी अब राजस्थान के मुख्य प्रशासन को एक तरफ से इशारा करने की मैडम का चुनाव है जी, तो वो उस तरीके से आए, लेकिन ये बहुत बड़ा चुनाव था। एक बात और है कि जो लोग कहते हैं कि नरेश को गुस्सा बहुत आता है, चुनाव के दौरान भी वीडियोज हुए वायरल, लेकिन अब की बात शांति से चुनाव रहा। मतलब हमने देखा कि बहुत शांति से चुनाव लड़ा, धैर्य से चुनाव लड़ा। कारण है सर? नहीं, मेरा सवाल ये है कि कई नेता है राजनीति में जो कहते हैं कि मौर्या बुला देंगे, टी टी कर देंगे, या नकारा, निकम्मा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। वो लोग भी अब कहने लगे कि राजनीति में मर्यादा रखनी चाहिए। मतलब नरेश मीणा ने उनको मर्यादा में रहना सिखा दिया। मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल मानता हूँ। और वो तो बेवजह गुस्सा करते थे, बेवजह अपशब्दों का यूज करते थे, चाहे पायलट साहब के लिए यूज किए हों। एक जो मेरे लिए कह रहा है अशोक चांदना, उसने एक एक्शन के साथ मारपीट करी, मीणा समाज की एक एक्शन है जिसके साथ मारपीट करी, लेकिन फिर भी मीणा समाज ने भाईचारे को कायम रखा और उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हुए पिछले चुनाव में उसको चुनाव बड़े वोटों से जिता के भेजा। और उसका उसने ये एहसान दिया मीणा समाज को कि उसने मुझे हरवाने के लिए, प्रमोद जैन भाया को जिताने के लिए पूरी ताकत यहाँ लगाई। अब ये उसका समय था, लेकिन अगर समय आपका आ गया तो क्या परिणाम निकलेगा? लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, गुस्सा बेवजह नहीं आता। इस चुनाव में आपने कहीं गुस्सा होता हुआ नहीं देखा हुआ। उसका कारण यह है कि मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि मुझे प्रशासन ने कोऑपरेट किया, मेरी सुरक्षा की भी उन्होंने पूरा निगरानी रखी, मुझे स्पेशल पुलिस के कमांडो दिए, और हर तरह से मुझे जो लगता, मुझे जो कोऑपरेशन की उम्मीद थी प्रशासन से, वो मुझे मिला। तो जब प्रशासन कोऑपरेट कर रहा था और चुनाव हमारे पक्ष में था, तो गुस्सा करने का कोई मतलब ही नहीं था। और बड़ा शांति से, जो हम चाहते थे शांति से चुनाव हो, वो शांति से हुआ। लेकिन इसमें इस कारण नहीं हुआ कि शांति से चुनाव होने का कारण एक ये भी था कि जो मेरे साथी थे, मेरी टीम थी जो बूथ पे खड़ी थी, उन्होंने भाया को इस बार इतना मजबूर कर दिया कि उसके दलाल गांव में पैसा नहीं बांट पाए। पुलिस अलर्ट मोड पे थी, पुलिस ने बहुत सारी नकदी जब्त की है, और जनता भी अवेयर थी कि जनता ने भी तय कर लिया था कि इस भ्रष्टाचारी से इस बार पैसा नहीं लेना, इसको जवाब देना है। आपका चुनाव नरेश कुर्सी के लिए था, विधायक का चुनाव लड़ने के लिए था, या फिर भाया को हराने के लिए? मेरा चुनाव तो इस हाड़ौती को बदलने का है, हाड़ौती की राजनीति को बदलने का है। मैं तो नंगे पैर हूँ, जब तक नहीं पहनूंगा, जब तक जो हाड़ौती को जो लूट रहे हैं, हाड़ौती को जो भ्रष्टाचार फैला रखा जिन नेताओं ने, जो नेता यहाँ की जनता को अपना गुलाम मानते हैं, उन नेताओं को जब तक विधानसभा लोकसभा में जाने से नहीं रोक दूंगा, जब तक मैं लड़ता रहूँगा। क्या लगता है कि जो आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं हाड़ौती में विशेषकर, वो जो और जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा, उसके बाद जिन क्षेत्रों की आपने बात की जो 2 गुटों में बटे हुए हैं, वो भी एक हो सकते हैं? अभी तो अलग अलग थे, वसुंधरा जी और ओम बिरला दोनों अलग अलग थे, लेकिन आपको रोकने के लिए एक और अब आगे देखते हैं वो तो क्या आगे क्या रहेगा। लेकिन वसुंधरा जी से मेरी पहले लड़ाई नहीं थी। वसुंधरा जी ने मुझे 40 दिन जेल में रखा, उन बच्चों के साथ उचित न्याय नहीं दिया, और मैंने अंता में देखा है वो जिस गांव में बहिष्कार हुआ, वो वसुंधरा जी के 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए, 10 बार से सांसद रहते हुए वही हाल है गाँव के। स्कूलों की हालत ख़राब है, कॉलेजों की हालत ख़राब है, रास्तों की हालत ख़राब है, फसल बीमा का पैसा किसानों को नहीं मिल रहा। मैं मुद्दों पर लड़ाई लड़ने वाला हूँ, और मैं अगर विधायक बना तो वसुंधरा जी का बेटा दुष्यंत सिंह यहाँ सांसद है, मैं आंदोलन भी करूँगा, सड़कों पे भी उतरूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वो लोग भी, अगर वो जनता की भलाई चाहते हैं, तो जो फसल बीमा का पैसा है तुरंत प्रभाव से वो जारी करवाए। वसुंधरा जी ने कुछ शिकायतें लिखी थी भजन लाल जी को, मुझे अच्छा लगा। पहली बार कम से कम मेरे चुनाव लड़ने से उनको कुछ यहाँ की समस्याएं नजर आई। क्या उनको पता नहीं है कि वो 10 साल से सांसद है, उनको बस स्टैंड जो
अंता में अब दिखा, वो अब जाके चर्चा में आया। पहले क्यों नहीं वो पावर में रही, पहले क्यों नहीं कराया उन्होंने? और भी जो रोड, मांग रोड से सड़क टूटी पड़ी है, उम्मीद करता हूँ कम से कम अभी ये जो हवा में उड़ रहे थे, हेलीकॉप्टरों में बैठ बैठ के राजनीति कर रहे थे, अब इनको मैं मजबूर कर दूंगा धरातल पे उतरने के लिए। आज अपन सोफे पे बैठे हैं, लेकिन कई कुर्सियों से उतरने वाले हैं और कई कुर्सियों पे आगे बढ़ने वाले हैं। देखो, ये तो मेरा तो कोई मकान ही नहीं है, मेरा किसी भी शहर में कोई मकान नहीं है। मेरे छोटे भाई बैंक मैनेजर है, उनका मकान है ये। मैं तो जयपुर में किराए के मकान में रहता हूँ। देखा, हमने दिखाया। मैं तो, अजय भाई आप तो पुराने मित्र हो, मेरी स्थिति आप सब जानते हो। मैं तो जो होता है जिसको खर्च गांव में। लेकिन एक बात बताओ नरेश भाई, व्यक्तिगत रूप से मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आपके व्यवसाय क्या है, कैसे हैं आप, कैसे काम करने की शैली है। लेकिन इतने पावरफुल आदमी, हाड़ौती में भाया को कोई नकार नहीं सकता कि कितने पावरफुल आदमी हैं। ओम बिरला जिसका नाम लिया, वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री रह चुके इस पर, और ये इलाका उनका गढ़ माना जाता है, उनको कोई नकार नहीं सकता। इनके बीच में आकर निर्दलीय ताल ठोकने की हिम्मत कैसे हुई कि हो सकता है पार्टी टिकट नहीं दिया तो? मैं यहाँ की धरातल की ग्राउंड की रिपोर्ट जानता था, मैं छबड़ा भी जानता था, देवली भी जानता था। देवली में मुझे वोट मिला, वहाँ के सांसद जो हरीश जी मीणा थे, उनका व्यवहार जनता से ठीक नहीं था, और वहाँ इसलिए लोगों ने मुझे वोट दिया कि वो चाहते थे कि हरीश जी मीणा जैसे जो लोगों से बात नहीं करते थे, प्यार से बोलते नहीं थे, वो जनता क्या सेवा करेंगे। यहाँ मुझे जो लोगों ने साथ दिया वो इसलिए दिया कि उनको पता था, उनके पास विकल्प नहीं था, ऑप्शन नहीं था कि क्या करें, यही लोग रहेंगे नेतागिरी में। जब मेरे उनको पता लगा कि यार लड़ने वाला लड़का आ गया, मेरे साथ क्यों आए लोग, उनको लगा कि यार पहला शख्स हुआ है जो इनसे लड़ रहा है, कीमत चुका रहा है, नुकसान उठा रहा है, तब जाके मेरे साथ आया। मैं जानता था कि इन्होंने ग्राउंड पे कुछ नहीं कर रखा। आप अंता का उपचुनाव लड़ रहे थे या 2028 की तैयारी कर रहे थे अंता से? देखिए, ना तो मैं यहाँ का अंता का कोई विशेष एमएलए का मेरा सपना है, ना मेरा 2028 का सपना है। मेरा तो यह है, मेरे को दुख होता है, मैं बार बार एक बात को रिपीट करता हूँ कि मैं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान को देखने के बाद मेरी इस हाड़ौती को देखता हूँ तो मुझे दुख होता है। मैं बदलना चाहता हूँ, हाड़ौती को बदलना चाहता हूँ, हाड़ौती की किसानों की दशा और दिशा को बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ किसान संपन्न हो, किसान संपन्न हो, किसानों के बेटे रोड बनाए, किसानों के बेटे फैक्ट्री खोलें, किसानों के बेटे व्यवसाय करें, उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। हम जब यहाँ ग्राउंड में उतर रहे थे तो लोगों ने कहा कि ये महज एक उपचुनाव नहीं है, इस चुनाव को इतिहास में याद रखा जाएगा, ये दर्ज हो चुका है और इतिहास में इस तरीके से याद रखा जाएगा कि एक नौजवान लड़का था जिसने हिम्मत दिखाई और बहुत से नौजवानों को ये हिम्मत दिलाई कि तुम भी लड़ सकते हो, सिस्टम हो चाहे संगठन हो चाहे सत्ता हो, सबके खिलाफ। और नरेश ने बिगुल बजा दिया 2028 का। बिल्कुल, ये शुरुआत है श्री गणेश अगर अंता से है। अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो आप बड़े बड़े मूवमेंट, बड़े बड़े आंदोलन इस हाड़ौती की धरती पर देखोगे, और आंदोलनों से जनता में जागृति आती है। चाहे वो आज़ादी का आंदोलन हो जिससे कांग्रेस बनी, चाहे वो 1977 का आंदोलन हो जिससे बीजेपी बनी, चाहे अन्ना का आंदोलन हो जिससे केजरीवाल साहब बने। आंदोलन, अगर ये आंदोलन यहाँ धरती पर होंगे तो नए लड़के आएंगे, वक्ता बनेंगे, वक्ता बोलना सीखेंगे लड़के, किसानों को मौका मिलेगा मंच पर आने का। अब तक तो वही लोग, गिने चुने जो लोग होते हैं, प्रमोद जन भाई, इन लोगों के आसपास के वही लोग भाषण देते हैं, वही लोग बोलते थे जिनको ना बोलना आता था। लेकिन क्या करे, जनता मजबूर थी। जो गाँव में जो बहुत सारे, अभी आपने देखा नहीं मेरे मंच पे, एक कवि आया अरविंद खंगारोत, एक लड़का पठान लड़का बड़ा अच्छे शेरो शायरी करता था। एक आपको एक मैं बताऊंगा, अगर आप यहाँ रुकें तो आप एक बम्बरी कला गांव जाना, एक योगेश नागर है, वो एक किसान वैज्ञानिक है, उसने 3 करोड़ का ट्रैक्टर बना रहा है वो। अच्छा। और वो ऐसा ट्रैक्टर जो बिना ड्राइवर के चलेगा। उसने एक गाड़ी बना रखी है जो खुद ने बनाई है। उसने एक मोटरसाइकिल बना रखी है, वो मोटरसाइकिल बिना पेट्रोल की चलती है। अच्छा। यस, मैं उस गाँव में कोशिश करेंगे हम जाने की। योगेश नागर नाम है लड़के का, और मैं तो कभी मंच मिलेगा मुझे तो उस लड़के को मैं प्रमोट करूँगा। उसने बहुत सारे प्रयोग उसने किए। आप उसके गांव घर जाओगे तो ऐसा लगेगा कि आपको ये किसान एक मतलब उद्यमी है, और वो शायद अगर इस तरह का है कि उसको अगर वो पश्चिमी राजस्थान कहीं और होता तो उसको शायद बहुत बड़ी मदद मिलती, लेकिन वो बेचारा संघर्ष कर रहा है। मैं ऐसे लोगों को आगे लाएंगे। इस चुनाव में 3 नारे हमने देखे, एक इनकलाब जिंदाबाद, एक भाया रे भाया खूब खाया, और एक था कि सिंहासन खाली करो जनता आ रही है। अब क्या लगता है कि इनकलाब का नारा लगाते हुए जनता आ रही? बिल्कुल, इनकलाब चलता रहेगा। इनकलाब जब तक चलता रहेगा जब तक भगत सिंह की सोच पूरी नहीं हो जाती। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, और ये हाड़ौती के जो दुर्दशा है, ये जब तक नहीं सुधरेगी, जब तक इनकलाब होता रहेगा। जब तक राजनीतिक तौर पर परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक इनकलाब होता रहेगा। और ये जनता ने दिखाया, जनता जो इस तरह से सड़कों पे आई है वो इसलिए तो आई है कि जो बैठे हुए हैं गद्दियों पे बैठे हुए हैं इनको हटाओ और जनता का राज आए।
आपने जाट राजपूत इस पर चर्चा कर रहा हूँ, उससे पहले मीणा गुजरों को एक करने के लिए आपने प्रयास किए और पहली बार, मतलब पहले हुए हैं इतिहास में ऐसा, लेकिन वर्तमान राजनीति में बात करें तो जाट और राजपूत जो नेता विपरीत ध्रुव पे थे, जो फूटी आंख नहीं सुहाते एक दूसरे को, उनको एक मंच पर लाके खड़ा किया। तो अगला टारगेट कौन है? पहली बात देखिए, रणवीर गुडा जी और हनुमान बेनीवाल जी, रणवीर गुडा जी और हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष आमने सामने लड़े, और रणवीर जी गुडा के बड़े भाई राजेंद्र जी गुडा, इनमें आपस में बोलचाल भी नहीं था, मंच पे आना तो दूर। 35 कौम की बात करते हैं, 36 कौम की बात तक नहीं करते थे। अब मैंने देखा कि जब वो मेरे मंच पे आए, मैंने सबसे पहले गुडा साहब से पूछा था कि गुडा साहब, मैं चाहता हूँ भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल मेरे कार्यक्रम में आए। तो गुडा साहब ने आगे से बढ़कर ये कहा कि नरेश, बिल्कुल हमें उनको बुलाना चाहिए, उनको किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और किसानों में एक अच्छा संदेश जाएगा, और अपना मुद्दा भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर किसानों का और भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो उनको बुलाओगे तो एक पॉजिटिव हो जाएगा। उन्होंने आगे से बढ़कर मेरे से कहा, फिर वो मंच पे भी उनकी बातें हुई, और फिर उसके बाद आपने दोनों का इंटरव्यू देखना। हाँ, मैं अपने साथी महेंद्र ने दोनों का इंटरव्यू को आप क्लिप करके दोनों को चलाना, कि जहाँ एक तरफ राजेंद्र जी गुडा साहब ने बड़े पॉजिटिवली, जैसे जाट राजपूत एक हुए, कई बार उन्होंने उदाहरण पेश किए, हनुमान जी की तारीफ की, क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते हनुमान जी। और मैं कल इंटरव्यू हनुमान जी का देख रहा था, जब हनुमान जी भी कह रहे थे कि नहीं, गुडा साहब निर्दलीय बने, जोड़ बना दिया क्या आपने? और बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा, और यही ख्वाहिश मेरी नहीं है, ये जनता की ख्वाहिश है। राजस्थान, मारवाड़, शेखावाटी और हाड़ौती, ये गठबंधन आपने बना दिया, तो फिर राजकुमार रोत वाला बचता है, राजकुमार रोत है, फिर ये चंद्रशेखर है, और फिर जब ये मजबूत हो जाएगा तो बहुत से लोग जो अभी मजबूरी में कांग्रेस बीजेपी में रह रहे हैं, बड़े नेता, वो भी हो सकता है फिर थर्ड फ्रंट में आ जाए। ताकत होगी तो आएंगे। आज अगर मैं ताकत नहीं दिखाता, ताकत मेरे साथ नहीं होती, जनता साथ नहीं होती, तो हो सकता है ये भी नहीं आते। राजेंद्र गुडा ने भी अपनी प्रतिष्ठा का सवाल मान लिया था क्या, कि उन्होंने तो ये कह दिया कि नरेश के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे, चाहे किसी को इतना बड़ा नेता, पूर्व मंत्री, और जिसका पूरा परिवार मेरे लिए वोट मांग रहा था, उनका बेटा शिवम गुडा यहाँ था कई दिनों तक, तो बिल्कुल उन्होंने प्रतिष्ठा बनाई। और बहुत जिस तरह से उन्होंने मार्गदर्शित किया मुझे, बिल्कुल शांति बनाए रखने के लिए कहा, उन्होंने कहा जहाँ कहीं कोई बात आएगी तो मेरे को बोलना, मैं आगे आ जाऊँगा, मैं जेल जाऊँगा। और एक राजपूत परिवार में पैदा हुए, शेखावत परिवार में पैदा हुए, मैं तो जिस दिन आपने देखा होगा, मुझे कंधे पे बिठा लिया उन्होंने, तो तस्वीरें पूरी राजस्थान ने देखी। तो ये इतना प्यार उन्होंने मुझे दिया छोटे भाई के नाते, तो मेरे लिए तो देवतुल्य है, पूजनीय है, आदरणीय है। और मैंने उनको आमंत्रित भी किया है। मैं चाहता हूँ अगर भाई साहब हमारा मन का पॉजिटिव अगर हमारे पक्ष में अगर वो आएगा रिजल्ट, तो मैं चाह रहा था भाई आप भी यहाँ रहें, तो उस दिन हम जश्न एक साथ मनाएं। पहला काम कौन सा करेंगे अगर आप विधायक बन जाते हैं अंता का, कि अंता की जनता ने आपको चुन लिया? तो मैंने घूम कर ये समस्याएं देखी, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो किसानी में हो, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, किन में सबसे पहला काम? सबसे पहला तो फसल बीमा का पैसा है, जो यहाँ का अहम मुद्दा है। फसलें बहुत बर्बाद हुई हैं, फसलें बर्बाद हुई है, फसल बीमा का पैसा आता है लेकिन कलेक्टर खा जाता है। यहाँ का फसल बीमा का पैसा कभी नहीं मिला, 2023 में मिला जब मैंने आंदोलन किया था। फसल बीमा का पैसा है। इसके अलावा यहाँ स्कूलों की बहुत ही स्थिति जर्जर है, जैसे पिपलौदी में हादसा हुआ। मैं जाऊँगा, कोशिश करूँगा स्कूलों की शिक्षा का अच्छा वातावरण बने, भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म हो, और उसके लिए चाहे मुझे जेल भी जाना पड़ेगा तो जेल जाऊँगा, लेकिन कोई अगर अधिकारी कर्मचारी अगर यहाँ भ्रष्टाचार करेगा तो उसको नहीं छोड़ूंगा। गुड्डा साहब ने सभा में, आम सभा में आपके ये कहा था कि नरेश थप्पड़ तो मारेगा, लेकिन अब की बार एसडीएम नहीं कोई और होगा, तो कौन होने वाला? मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, भ्रष्ट अधिकारियों को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। मेरे अंता में एमएलए रहते हुए कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कोई रिश्वत के नाम पर 1 रुपये खा नहीं सकता। या तो नौकरियाँ छोड़ दे, या वही रहेगा जो ईमानदार है। अभी से चेतावनी समझ ले। बिल्कुल चेतावनी, खुली चेतावनी। अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया तो भ्रष्टाचारियों को अंता की धरती पर नहीं रहने दूंगा, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो। अगर परिणाम आपके विपरीत आता है तो आपने छबड़ा, देवली उनियारा और अंता, अगला चुनाव 28 का कहाँ से लड़ेंगे? अंता से, या देवली उनियारा से, या छबड़ा से, या फिर कहीं और? हो सकता है फिर मैं कुछ चुनाव लड़ने लायक नहीं बचूं। आखिरी चुनाव होगा ये। अगर आप क्या करेंगे, लड़ नहीं पाएंगे ना, फिर कहाँ तक लड़ूंगा? अभी चलो कौन देता साथ, मेरा तीसरा चुनाव जिसमें जनता ने मुझे साथ दिया, आर्थिक रूप से मदद करी, गाड़ी घोड़े लेके आए, डीजल बढ़ाया, सब तरह से ये हाथी का पैसा लगाया, ऊँट का लगाया, ब्लड डोनेशन किए। एक जिसने मेरे लिए ब्लड डोनेशन कैंप में जो डॉक्टर साहब आए उनको निलंबित कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। तो नहीं लड़ पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि फिर संभव हो पाएगा। आगे की रणनीति क्या होगी अब जब परिणाम आएगा? उसके बाद में क्या, मतलब यहाँ कोई बड़ा रोड शो होने वाला है या क्या कुछ? नहीं, अभी कुछ प्लान नहीं है। अच्छा, चलो अब चुनाव जो हो गए, उम्मीद करते हैं कि परिणाम अच्छा ही हो।
जो होगा उसके बाद में नरेश के रुख हैं, वो जनता जानती है कि नरेश कैसा है। वजन घटा है या बढ़ा है? घटा है, 1-2 किलो घटा है। पैदल बहुत घूमे? पैदल खूब घुमाऊँ, वजन कम हुआ 1-2 किलो। इतने दिनों पैदल चलना है, पैर तो पत्थर हो जाता है। बिल्कुल टाइट हो गए, बिल्कुल एकदम। और घर वालों को कितना समय दिया? कुछ नहीं दिया, कहाँ देता हूँ समय घर वालों को। मतलब कभी माँ दादी देखो ऐसे नहीं कहते मेरी कि बात सुनो, घर वाले हैं, लेकिन वो तो घर वाले ही है ना, लेकिन वो ज्यादा घर वाले हैं ना, जो बेचारे 15 दिन से 14 तारीख से यहाँ वो अबरा रहे हैं। जिस दिन फॉर्म भरा मैंने उस दिन से उसकी खुद की गाड़ियां लेके यहाँ पड़े हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, राकेश भैंसला है, नरेश सैनी है, जिन्होंने एक वो विनोद था अपने उसका क्या वाल्मीकि समाज का, एक हमारा मनोज रेकर है, दुर्गा लाल है, कितने ही लोग, उन्हीं का वो मेरे परिवार के थे लोग बेचारे, जो वो प्रहलाद खटाना, गोपाल बत्सी, कितने नरेश नागर, ये सब परिवार के हिस्सा हैं, परिवार के सदस्य हैं, जो 14 तारीख से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब आप पहली बार देखा होगा आपने कि चुनाव के बाद में सब लोग इकट्ठे होते हैं। कल सब लोग इकट्ठे नहीं हुए, रेस्ट करने लगे सब, क्या अब जाके अभी मिल रहे हैं सारे लोग। हाँ आज मैं मोरपाल के यहाँ भी जाके आया था। जी। लोग उसके पास भी खड़े थे, लेकिन यहाँ आया तो मतलब जोश तो है। नहीं जोश है, लेकिन इतनी थकान थी, इतने लोगों, इतने दिनों से लगातार रात दिन एक किए लोगों, मेरे साथियों ने। अरे आज नहीं इस चुनाव आप भी पूरा ध्यान रख रहे थे कि चुनाव में ये लिख रहे थे अब सो जाओ और सुबह जल्दी उठना है, और जहाँ गांव में जा रहे थे कि मैं यहाँ आ गया हूँ, वो डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो, वेट नहीं चलाते। अजय भाई केवल ये 14 तारीख से नहीं, 2 साल से लगातार चल रहे हैं। छबड़ा चुनाव लड़ा तब बेचारे पूरे टाइम रहे, फिर मैं 2 साल चल रहा है चुनाव लड़ने तो वहाँ पूरे तैयारी, फिर उसके बाद देवली उनियारा में मैं 2 साल में मुझे फुर्सत कहाँ मिली है। इसके बीच लोकसभा का कोटा का चुनाव भी है ना, कोटा के चुनाव में लगातार गुंजल साहब के रहे, फिर 9 महीने जेल रहा, तो जेल जब मैं रहा तो मेरे से ज़्यादा चिंता में ये लोग रहे, ये लोग परेशान रहे। नगर फोर्ट की रैली करी, जयपुर में घेराव किया, तो बीच में तो एक टाइम तो ऐसा आया था जो मेरे साथियों ने कहा यार भाई साहब कुछ दिन तो रेस्ट कर लें, मना रेस्ट का समय नहीं है, रेस्ट करने के लिए नहीं। इनकलाब रेस्ट से नहीं आता, इनकलाब रेस्ट से नहीं आता, इनकलाब तो क्रांति से, तो इसमें तो दुख झेलने पड़ते हैं, नींदें छोड़नी पड़ती है इसमें ज़्यादा वो। और मेरे को लगता है कि मुझे शायद अब अगर भगवान ने दया कृपा हो गई, ईश्वर की कृपा हो गई, और 2.5 साल अगर एमएलए बना दिया, तो मुझे लगता है फिर तो 2.5 साल तो नरेश मीणा सोएगा ही नहीं बिल्कुल ही। बिल्कुल, उसके बाद में तो फिर 28 का मुख्य चुनाव है। आखिरी सवाल लेता हूँ, आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का तो जिक्र किया था, लेकिन शकुनी कौन बनेगा? शकुनी तो कौन है यार, ये तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। शकुनी कौन? अब जवाब नहीं दोगे तो जनता सोचेगी कि नरेश को पता सब था, बता नहीं पाया। नहीं, शकुनी के रोल में तो कौन था ऐसा दिखा नहीं है, सब षड्यंत्रकारी था। कोई था कोई शकुनी दूसरे खेमे में, तीसरे खेमे में, या अपने खेमे में, जो चाहता था कि लड़े, लेकिन वो चाहता था कि ये हारे भी। अच्छा ऐसा तो कोई नहीं था। सोचो, हमने भी चुनाव देखा, बहुत चुनाव किए हैं, बहुत विधायक देखे हैं। नहीं, इनकी इच्छा तो थी बाया की, रोम बिरला की, कि भाई इसको हटा देंगे, क्या बोलते हैं इसको, आपके कंवरलाल को, और उसके बाद भाया चुनाव लड़ेगा और भाया जीत जाएगा। लेकिन उनको नहीं पता था कि नरेश बीच में आ जाएगा। अब सारे तो रो रहे होंगे, अब दुखी हो रहे होंगे कि यार गलती हो गई। शकुनी ऐसा सोचना पड़ेगा आपको, इस सवाल का जवाब तो मैं एक दिन लेके जाऊंगा। दिखा नहीं कोई ऐसा षड्यंत्रकारी जो षड्यंत्र रच रहा हो और इस तरह का। नहीं ठीक है, खैर अच्छी बात है अगर षड्यंत्र नहीं रचेगा। मेरे को झूठ समझ नहीं आता ना। हाँ बिल्कुल, लोग मानते हैं कि नरेश के मुंह में जो है वो उगल देता है, वो लाग लपेट। अगर कोई शकुनी होता तो मैं नाम लेते था। हाँ बिल्कुल, आपका ध्यान नहीं गया ना, ध्यान नहीं गया। लेकिन अब जो लोग मौर्य बुला रहे थे, क्या मोर बोल रहे हैं? देखो ये तो क्लियर हो गया कि मौर्य तो बोल गया, मौर्य को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर कांग्रेस को जिंदा रखना है 2028 तक तो मौर्य को इस्तीफा देना पड़ेगा। और मौर्य के साथ साथ यहाँ लाला का छोरा वो भी गया काम से, और आड़ोती को जो शुरुआत करनी थी वो तो हो गई। टक्कर मेरे हिसाब से मोरपाल जी मेरे में है, और कौन जीतता कौन हारता ये ऊपर वाले के हाथ में। तो एक वो फिल्म में डायलॉग था ना कि ठाकुर तो गियो। हाँ, अब उसकी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, वो मर चुका, अब क्या बात करें उसकी।
कभी ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब आपके पास आए कि यार भाई ठीक है, जितने विरोध थे, जितना आपने मेरे को गालियाँ निकाली, ठीक है, अब समझौता कर लेते हैं, तुम यार अंता छोड़ के कहीं से चुनाव लड़ लो, ऐसा समय आ सकता है कभी? अगर कोई ईमानदार व्यक्ति होता, अच्छा व्यक्ति होता तो संभव था, लेकिन इन चोरों के लिए तो कहाँ जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और उम्मीद करते हैं कि ये गर्मजोशी 14 तारीख को हम देखें, जहां परिणाम निकलें और बाहर से आप इनकलाब जिंदाबाद के नारे के बाद में आप और भी नरेश मीणा को लड़ते हुए, ज़्यादा मजबूती से लड़ते हुए देखोगे जनता के लिए। अच्छा, मैं माइक का मीडिया का काम कर रहा हूँ तो एक सवाल और पूछ लेता हूँ मीडिया को लेकर भी, क्योंकि आप बोलते रहते हो। परसेप्शन बनाने के लिए बहुत लोग आए थे यहाँ पे, पूरे राजस्थान के लोग आ गए थे। बिहार का चुनाव था लेकिन बिहार नज़रें राजस्थान के अंता चुनाव पे थी। बहुत से लोगों ने परसेप्शन बनाए, अलग अलग खेमों पे परसेप्शन बनाए, कैसे देखते हैं? मैं जब पिपलौदी में बच्चों को न्याय दिलाने गया, तभी यहाँ पर राजस्थान पत्रिका ने मेरे अगेंस्ट खबरें लिखी, जबकि मैं उनके लिए जेल गया, अनशन किया। अभी भी मैंने यहाँ 12 में देखा है, 12 में सारे लोकल जो चैनल थे, लोकल जो लोग थे, एक अन्नू नाम का लड़का है हमारे, वो बेचारा पॉजिटिव था जो मेरी नज़र में आया। बाकी तो मुझे कोई पॉजिटिव नज़र यहाँ नहीं आए थे, सब बाया के पैसों से पल रहे हैं। लेकिन अब जमाना आपका यूट्यूबर्स का, सोशल मीडिया का है, तो मैंने ज़्यादा नोटिस भी नहीं किया, मैंने ज़्यादा जरूरत भी नहीं। जो लोग कल तक नरेश मीणा को हरा रहे थे वो अब एग्जिट पोल निकाल रहे हैं, वो संभावनाएं जता रहे हैं कि नरेश मीणा जीत रहा है। तो क्या ये नरेश मीणा की हवा थी या फिर उनको लगा कि हमने जो दिखाया वो सच नहीं था? अब उन्होंने तो पहले तो नुकसान किया ना, मेरा बहुत नुकसान किया। नेगेटिव खबरें चलाई, नेगेटिव लोगों में भ्रम फैलाए कई तरह के, लेकिन उसके बावजूद भी, इतना पैसा बांटने के बावजूद, सत्ता के उपयोग करने के बाद भी, अगर फिर भी मैं फाइट में हूँ, अगर मैं जीत रहा हूँ, तो ये बड़ी उपलब्धि है। सट्टा बाजार हक्का बक्का है कि किसको जिताएं, किसको हराएं, क्या होगा क्या? सट्टा बाजार तो मैंने पूछा था भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मेरे भी कुछ दोस्तों को लगवा देते, लेकिन सट्टा बाजार तो हमारे तो कोई दोस्तों के पैसे लेने की तैयारी नहीं है। नरेश मीणा के नाम पे सट्टा बाजार पैसा ले ही नहीं रहा, क्योंकि सट्टा बाजार को पता है कि, और वो जिनको भी जिता रहा होगा, सट्टा बाजार हमेशा उल्टा चलता है। अगर वो उल्टा चले तो पैसा कौन कमाए? आपने देखा नहीं? मैंने तो देखा कई बार क्रिकेट की टीमों में लास्ट 1 ओवर तक जो टीम जीती हुई रहती है और वो 3-4 बॉलों पे हार जाती है। तो सट्टा तो उल्टा चलता है। सट्टा तो पैसा कमाना है उनको, तो वो कैसे दिखा दे, उनका नजरिया क्या है क्या नहीं है, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। खैर, सांवरिया सेठ का जिसके ऊपर आशीर्वाद रहेगा वो 14 तारीख को विधायक बन जाएगा और फिर अगले विधानसभा में वो शपथ लेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको विधानसभा में मिले गेट नंबर 6 पर और फिर आपको दहाड़ते हुए देखें। ये थे नरेश मीणा, जिससे चुनाव संपन्न होने के बाद हमने तसल्ली से सारे मुद्दों पर बातचीत की और स्वभाव में थोड़ा सा ठंडापन आया है। चुनाव से नया नया सीखा है। तेवर वही है कि भ्रष्टाचार होगा तो नरेश बर्दाश्त नहीं करेगा, कुछ गलत होगा तो नरेश बर्दाश्त नहीं करेगा। तेवर वही है। राजनीति का पैटर्न धीरे धीरे बदल रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। नेताओं को बोलना सिखा दिया, नेताओं को ये कहने पे मजबूर कर दिया कि थोड़ा सा संयम रखो, धैर्य रखो। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।